हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा गोल क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, सेकंड एंड थर्ड में क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो आज के लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। वो जो एंटीरियर, पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये जो हमारा सबसे पहले क्या होता है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा स्टर्नम होता है। इस टाइप से थोड़ा सही से मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, स्टर्नम होता है इस टाइप से। ये क्या है, स्टर्नम। और ये हमारी रिब्स होती हैं, ये हमारी रिब्स। और भी बना लेते हैं। ये है हमारी रिब्स। तो इसमें हमें समझना है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो इसमें जो है इस टाइप से जो बनी हुई है, ये क्या है, ये क्या है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। मैं इनकी फुल फॉर्म इधर साइड में लिख दूंगी अभी। और मैं एक दूसरे कलर से बनाती हूँ, कोई और कलर यूज करके। ये जो है, ये क्या है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, और ये हमारी क्या है, पिंक कलर की, ये हमारी है रिब्स। ये क्या है, रिब्स है। और ये क्या है, ये है स्टर्नम। और मैं यहीं पे आपको ये बता देती हूँ कि मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख लेती हूँ कि EICM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। IICM का मतलब क्या होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब हम देखते हैं कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है। अब हम समझ रहे हैं कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डॉर्सल क्या होता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना आगे की साइड, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल, और जो पीछे होता है उसको डॉर्सल। और ये वाला जो होता है इसको एंटीरियर बोलते हैं, हेड साइड वाला। और पीछे जो टेल वाला पोर्शन होता है उसको पोस्टीरियर, जहाँ पर कॉकेक्स बोन वगैरह होती हैं, इसको हम पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि फोर्स्ड ब्रीथिंग, जब हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग करनी होती है तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स का भी हम यूज करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। अब हम देख रहे हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। तो इंस्पायरेशन में सबसे पहले क्या होता है कि ये कहाँ से इनिशिएट होती है, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है वहाँ से इंस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे लंग्स में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो बाहर का एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ से एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है। तो सबसे पहले बात ये है कि एटमॉस्फेयर में
प्रेशर ज़्यादा होता है और हमारे लंग्स में प्रेशर कम होता है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उससे क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, और उससे क्या होता है कि पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। और जो बॉयल्स लॉ होता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है तो जो एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगी। तो सबसे पहले क्या है ना कि जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा ना डायाफ्राम का, तो यहाँ पे जो पहले डायाफ्राम इस पोजीशन पे था, जो डॉटेड पोजीशन बताई है वाइट कलर की, जब उसमें एयर एंटर करेगी तो डायफ्राम क्या है, फ्लैट हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। इसके बाद क्या होगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल हैं, वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। इससे तो हमने अपना मतलब वॉल्यूम बढ़ा लिया है लंग्स का, लेकिन और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा थोरेसिक वॉल्यूम है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग, और जब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा कि जो लंग्स में प्रेशर है वो कम हो जाएगा, लंग्स प्रेशर डिक्रीजेज, जो क्या करेगा कि फोर्स एयर फ्रॉम आउट टू इन, मतलब एटमॉस्फेयर से कहाँ, लंग्स में एयर को फोर्स करेगा क्योंकि लंग का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है। तो इस तरीके से इंस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, हमारी लंग में नेगेटिव प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स में एयर आती है तो सबसे पहले क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। जो डायफ्राम वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। और हमें और वॉल्यूम बढ़ाना है लंग्स का, जिससे और ऑक्सीजन अंदर आ सके। तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, क्योंकि उससे एंटीरियर पोस्टीरियर में बढ़ता है, इससे डॉर्सल वेंट्रल साइड में बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, जो कि क्या करेगा कि फोर्स करेगा एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनटू द लंग्स। ये प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन का। अब हम देखते हैं एक्सपायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, इसके बाद मैं आपको जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो भी बता दूंगी। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लंग्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डायाफ्राम था वो कहाँ पे था, मैं डॉट करके बता देती हूँ। यहाँ पे आ गया था ना फ्लैट होके। जब इनमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, डायाफ्राम रिलैक्स करेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, जो उसकी पहली पोजीशन थी वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, कम हो जाएगा एक्सपायरेशन में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स कर गया है, ऊपर की तरफ चला गया है। तो उसने क्या कर दिया है, लंग्स का वॉल्यूम कम कर दिया है, और वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, मतलब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिससे प्रेशर भी उसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये एक एक करके इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, रिलैक्स द डायाफ्राम रिलैक्स करेगा, और क्या होगा, एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी, नॉर्मल पोजीशन। क्या होगा, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। और दूसरा क्या है, जो डायाफ्राम और स्टर्नम है ना, डायाफ्राम
एंड स्टर्नम नॉर्मल पोजीशन या मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे मतलब जो पहले, क्योंकि वो लिफ्ट अप हो गए थे तो अब वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉज एक्सलेशन। जब पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या है ना कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है कंपैरिजन टू लंग्स, तो क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा और ये फोर्स करेगा एयर फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड। तो इस तरीके से होता है एक्सपायरेशन का प्रोसेस। तो एक बार और देख लीजिए, एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, उससे पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जो कॉज करता है एक्सलेशन, एयर को लंग से बाहर भेजने का काम करता है और डायाफ्राम एंड स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं। पहले यहाँ पे डायाफ्राम यहाँ पे था और अब यहाँ पे आ गया है, जो इसमें दिखाया गया है जो नॉर्मल डायग्राम है। तो इस तरीके से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिखाया गया है, इसमें क्या है, एयर जो है वो एंटर कर रही है इस वाले में। ये क्या है, इंस्पायरेशन का डायग्राम है। रिब्स एंड स्टर्नम क्या है, लिफ्ट अप हो जाएंगे और ये क्या है, रिब केज है। तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो आउटर प्रेशर जो आउटर एयर है वो इसमें आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इनकी, वही मैंने बताया है। तो ये क्या है, ये है इंस्पायरेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और ये फर्स्ट वाला डायग्राम इंस्पायरेशन बता रहा है। और जो सेकंड डायग्राम है इसमें क्या है कि इसमें देखो डायाफ्राम रिलैक्स करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, डोम शिफ्ट हो जाएगा ये, और रिब एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। और क्या होगा, जिससे वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स डिक्रीज हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, एयर आउटसाइड चली जाएगी और अपना जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जो एक ह्यूमन होता है वो पर मिनट कितना ब्रीथ करता है। तो ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें जो एक स्पायरोमीटर डिवाइस है उसके बारे में बताया गया है। स्पायरोमीटर क्या होता है कि जो हमारे जो लंग्स वॉल्यूम हैं उनको, जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है उनके मूवमेंट को एस्टिमेट करता है, और जो हमारी क्लिनिकल पल्मोनरी फंक्शन को हम चेक करते हैं तो उसमें यूज होता है। तो इसमें क्या है, एस्टिमेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स। और ये क्या होता है, ये जो स्पायरोमीटर है वो करता क्या में हेल्प करता है, हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट, मतलब उसके फंक्शन, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद उसमें हेल्प करता है। असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में भी सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, नंबर फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल
क्या है, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले ये बात है कि जो हम पर ब्रेथ इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और उसका अमाउंट कितना होता है 500 ml होता है जो हम पर ब्रेथ इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। तो हम 1 मिनट में 12 to 16 टाइम करेंगे, तो पर मिनट हम कितना टाइडल वॉल्यूम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट। तो मैं आपको ये आगे बता देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर inspired or expired during a normal respiration। और इसका कितना होता है, ये होता है 500 ml। और हम कितनी ब्रेथ लेते हैं, 12 to 16 ब्रेथ्स पर मिनट। तो हम 1 मिनट में कितना एयर ले रहे हैं, 6000, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं ना, 500 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा 6000, और 500 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये कितना हो जाएगा 8000। तो ये कितना होगा 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट। ये आपको ध्यान देना है कि वो मिनट में पूछ रहा है या जस्ट टाइडल वॉल्यूम पूछ रहा है। कि अगर उसने पूछा कि पर मिनट कितना होगा टाइडल वॉल्यूम, तो आपको ये बताना पड़ेगा 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट। अब हम आगे बढ़ते हैं। लीटर में जनरली नहीं पूछा जाता है, नहीं तो 6 to 8 लीटर हो जाएगा, ml में ही पूछते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, फोर्सफुल, क्योंकि एनसीईआरटी में अलग लैंग्वेज लिखी है, अगर मैं जो लैंग्वेज लिखा रही हूँ आप उसको याद रखेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। फोर्सफुल इंस्पायरेशन आफ्टर इनहेलिंग टीबी। टाइडल वॉल्यूम के बाद जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, और ये कितना होता है 2500 ml to 3000 ml। और इसको हम क्या बोलते हैं, IRB भी बोलते हैं, IRB इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। मैं यहाँ पर लिखी नहीं हूँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीबी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम, और इसे क्या बोलते हैं हम, ERV। तो ये क्या होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर एक्सहेलिंग टीबी। टाइडल वॉल्यूम के बाद, टाइडल वॉल्यूम जो एक्सहेल कर देते हैं उसके बाद जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं वो होता है ERV, और ये इसका अमाउंट कितना होता है 1000 to
1100 ml। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि यही पेपर में आता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है नेक्स्ट, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, जो हम क्या है कि हम जब फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर देते हैं उसके बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में फिर भी रह जाती है उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, पेन वर्क नहीं कर रहा है, एयर वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the remaining in the lungs after a forcible expiration। जो फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग्स में एयर रह जाती है उसे हम बोलते हैं क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आपको मैंने बता दिया है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सेबल एक्सपायरेशन। ये कितना होता है इसका अमाउंट, इसका अमाउंट होता है 1100 to 1200 ml। नेक्स्ट इसमें और क्या है, क्योंकि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लंग्स में ही रह जाता है, वही वॉल्यूम्स मेज़र होते हैं जो इंस्पायर हो सकते हैं। तो इसको क्या कर, इसका क्या है, कैन नॉट मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर जो मूवमेंट होता है जिन वॉल्यूम्स का, उन्हीं का मतलब मेज़रमेंट कर सकता है, जो लंग्स में रह जाता है उसका नहीं कर सकता। तो ये मेज़र नहीं कर सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इनमें रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कैसे बनती हैं, ये जब हम जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है उनको ऐड करते हैं तो उससे क्या बन जाती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो हम इनको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो बाई एडिंग रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कैसे बनती हैं, बाई एडिंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वी कैन ड्राइव वेरियस रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो हम इनमें सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो हम आगे देखते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब जो टीबी है, एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन जो टीबी है उसके निकालने के बाद जो वो इंस्पायर कर रहा है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेशन। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है टीबी प्लस IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितना होता है 3000 to
3500 ml, क्योंकि 500 तो टीबी होता है और 2500 से 2500 टू 3000 क्या होती है, IRB होता है। तो मिला के कितना हुआ, 3000 टू 3500 ml। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ये क्या होती है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ एयर expired आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद जो हम एयर एक्सपायर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। ये कितना होता है, ये होता है टीबी प्लस ERB, जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है ना, टीबी और ERB एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनको मिला के क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और ये कितना होता है 1500 ml टू 1600 ml एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि 500 क्या होता है टीबी और ये 1000 से 1100 होता है ERB। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख रहे हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सपायरेटरी कैपेसिटी को बोलते हैं EC और F इसको बोलते हैं FRC। ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट will remain in lungs after normal expiration। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह जाती है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या क्या आता है, इसमें होता है ERB प्लस RB और ये कितना होता है 2100 टू 2300 ml। नेक्स्ट क्या है इसमें, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, जो टीबी प्लस ERB प्लस IRB जो हम मैक्सिमम वॉल्यूम या एक्सपायर कर सकते हैं या इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जो अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जितना हम वॉल्यूम क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद जितना भी वो वॉल्यूम निकाल सकता है या फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद जो वो वॉल्यूम अंदर ले सकता है उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और ये होता है टीबी प्लस IRB और प्लस ERB और ये होता कितना है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इनको हम एक बार ऐड कर लेते हैं 500 और ये कितना होता है 1002, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लगभग 4600 के आसपास होता है। 500 प्लस 1002 1100 प्लस 3000 टू 3500, तो ये कितना हो गया, ये कितना होता है IRB 2500 टू 3000, तो ये लगभग होता है 4600 ml के आसपास। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसे क्या बोलते हैं TLC और इसको क्या बोलते थे वाइटल कैपेसिटी को VC। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, इसमें क्या आ जाता है TB प्लस IRB प्लस ERB प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम RB, जितना भी जो है हम इंस्पायर कर लेते हैं और जो लंग्स में वॉल्यूम होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी।
तो इसको हम डेफिनेशन में कैसे बोल सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के एंड में जितना भी उसमें वॉल्यूम होता है उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और इसमें क्या होता है कि इसको एक और टर्म में बोल सकते हैं, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ये इतने को क्या बोल सकते हैं, VC, और ये क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसको VC प्लस RB भी बोल सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी को, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप मैंने आपको जितना बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताया है, फिर बताया है क्या, लंग वॉल्यूम, फिर लंग्स जो मतलब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड अब लास्ट में बताया रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो आप बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं और आगे आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं। सो थैंक यू।